गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का 5वां अध्याय गलता लोहा। मैं आपको पूर्व में कहानी का सारांश बता चुका हूँ। मैं एक बार पुनः कहानी का मुख्य विचार या मुख्य भाव क्या है जो लेखक ने अपने भीतर रखा और उस भाव और विचार के आधार पर इस कहानी का निर्माण किया। ये कहानी जिसका शीर्षक गलता लोहा दिया गया है, शेखर जोशी की कहानी कला का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि नमूना है, जो प्राचीन ही नहीं आज वर्तमान भारत की भी वर्तमान समाज का जो जातिगत विभाजन है, उस जातिगत विभाजन के ऊपर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली ये कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के अर्थ में या लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा नहीं है और बड़बोलापन भी कम देखने को मिलता है। वास्तविक अर्थ की गंभीरता उतनी ही अधिक देखने को मिलती है। लेखक की किसी मुखर और प्रमुख टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसका जातीय अभिमान बिल्कुल बेमानी या बेमतलब हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। मैंने आपको इस कहानी का पूरा सारांश प्रकट किया कि किस तरह मोहन का धनराम के पास जाना होता है। दोनों के बीच स्कूल के जीवन की बातें होती हैं। बातों ही बातों में धनराम किस प्रकार से लोहार बना उस घटनाक्रम को भी स्पष्ट किया जाता है। उसके पश्चात मोहन के संघर्षमय जीवन की प्रस्तुति यहाँ पर की गई। मोहन किस तरह से रमेश के साथ लखनऊ पहुँचा, वहाँ पर उसके शिक्षा को लेकर कितनी विरोधी स्थिति आई, जिसके कारण उसे तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। तत्पश्चात मोहन का पुनः गांव लौटना और धनराम के ऑफर पर जाना, मोहन द्वारा लोहे को गोल मोड़ना और उस गोलाई की जांच करना तथा अपने आप को संतुष्टि प्रदान करना, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक और प्रशंसा का भाव दिखाई देना, ये संपूर्ण कहानी का घटनाक्रम है। अब बात करते हैं हम कहानी की, जिसमें पहला घटनाक्रम है कि मोहन लखनऊ से गांव लौटता है और गांव लौट करके वो पिता के कहे अनुसार धनराम के ऑफर पर जाता है। तो उस घटनाक्रम को प्रकट करते हुए पाठ का प्रारंभ किया गया है और कहा गया है कि मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार टोला, जहाँ पर कलात्मक कार्य, कारीगरी के कार्य, शिल्प के कार्य जो होते हैं, वो पूरा टोला, वो समूह शिल्पकार टोला कहलाता है। शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी। अनुगूंज यानी ध्वनि, जिसे कहा जाता है जो लोहे को कूटने पीटने से निकलती थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़। निहाई क्या होता है?
लोहार के पास एक ऐसा औजार होता है जिसके ऊपर रख कर के वो लोहे को कूटता और पीटता है। एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा होता है जिस पर लोहा आदि धातुओं को रख कर के पीटा जाता है। ठंडे लोहे पर लगती चोट से उड़ता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था, अर्थात उसके घर तक उसकी आवाज़ जाती थी और वो पहचान कहता था कि ये धनराम लोहार के आफर की गूंज है। लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो बेरोजगार हो गया तो उसे कोई काम नहीं मिला और वो गांव लौटा और पिता के काम में सहयोग करने का भाव उसके मन में आया, तो उसने ऐसा किया। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब ये काम नहीं रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बल पर, पुरोहिताई धार्मिक कृत्य कराने का व्यवसाय यानी पूजा पाठ यज्ञ हवन कराने वाला, पुरोहित का भाव जिसे कहा जाता है पुरोहिताई, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनके निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास को झेल नहीं पाता। सुबह सुबह जैसे उससे यानी मोहन से सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर के अपने पुत्र को कहा था। उन्होंने इसलिए कहा कि कम से कम मोहन उनके जो पैतृक व्यवसाय है, पुरोहिताई का काम है, उसमें सहयोगी बने तो वो जो वृद्ध हो चुके थे उनकी जिम्मेदारी को संभालने वाला बन जाए, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था और वो ऐसे काम दिलाकर, ऐसे काम करवाकर उसे रोजगार में संलग्न करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, अर्थात अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक सामर्थ्य जवाब दे चुका है। वो इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूरी पर जाकर के वो पाठ नहीं कर सकते। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की बात नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब उन्होंने इस तरह से बोला कि सीधा पुत्र को कहा भी नहीं कि मेरी जगह तुम जा कर के कराओ, परंतु उनके कथन से पुत्र उनका आशय समझ गया कि पिताजी क्या चाहते हैं। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं थी। पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में कोई बात कह दी गई थी वैसे ही वह बात अनुत्तरित रह गई, अर्थात उस बात का कोई भी उत्तर पिता को प्राप्त नहीं हुआ। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। कुंद यानी भोटी हो जाना जिसे कहा जाता है, जिससे कुछ कटने का काम नहीं हो सकता। हंसुआ क्या होता है? घास काटने का औजार होता है जिसे दराती भी कहा जाता है। तो धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो धनराम क्या कर रहा था? भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर लोहे का जो पीपा होता है, डब्बा होता है, ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। यहाँ तक अपना पहला प्रसंग चलता है जिसमें मोहन धनराम के आफर तक पहुँचता है और धनराम को कार्य करता हुआ देखता है।
धन्यवाद।